यस क्लास 11। आज मैं आप लोगों को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के डायरेक्ट के बराबर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले का जमाना था जो कहता था कि मास और एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E बराबर mc² से ये प्रूव कर दिया कि मैटर और एनर्जी वास्तव में दो अलग अलग नहीं है, एक ही चीज के दो नाम। कभी आपने सुना है कि रिएक्टेंट साइड पे सोडियम हो, प्रोडक्ट साइड पे एल्युमिनियम आ जाए, सोडियम एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाए? केमिकल रिएक्शन में कभी नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हैं। एटॉमिक नंबर एक एटम का आइडेंटिटी कार्ड होता है। जब एटम का आइडेंटिटी कार्ड ही चेंज हो गया तो एटम चेंज हो गया। यही कारण है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन पे होल्ड नहीं करता। इसीलिए अब इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। अब ये कहा जाता है, मतलब मैटर प्लस उससे एसोसिएटेड एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो मैटर कम पड़ेगा, तो मैटर प्लस एनर्जी का सम दोनों तरफ कंजर्व रहेगा। ये मॉडर्न लॉ है। खैर, मैं अपने आप को केमिकल रिएक्शन पे कन्फाइन कर रहा हूं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा रहा हूं, जो कि केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। अब ये जितने भी लॉज हैं मैं आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करूंगा। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, एग्जाम्पल .26। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं, इसमें एक रिएक्शन है, राइट। रिएक्शन ये है कि CH3COOH की रिएक्शन NaHCO3 से कराई तो CH3COO बना, COONA बना, प्लस H2O बना, प्लस CO2 बना। ये कह रहे हैं कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया 6.3 ग्राम और CH3COH लिया 15 ग्राम, और जो रेसिड्यू का वेट आया, रेसिड्यू में कौन होगा?
ये दोनों, वो आया 18 ग्राम, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो एस्केप कर जाएगी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है तो मान लिया इसका वेट x ग्राम है, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, यानी कि 15 प्लस 6.3 इज इक्वल टू 18 प्लस x, यानी कि 21.3 इज इक्वल टू 18 प्लस x, यानी 21.3 minus 18 is equal to x. It means x is equal to 3.3 gram. Right? Simple सा क्वेश्चन था. Clear? Next question. पेज नंबर 25 ही रहेगा. पेज नंबर 25. रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1. पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1.16. ये कह रहे हैं C2H6 का कंप्लीट कंबस्शन हुआ. कंप्लीट कंबस्शन में C बन जाता है CO2 और H बन जाता है H2. अब C कितने हैं? 2, तो 2CO2, और H कितने हैं? 6, तो 3H2O. अब कितने ऑक्सीजन आए? 4 और 3 7 ऑक्सीजन एटम आए, यानी 7/2 मॉलिक्यूल हुए. राइट. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1.5 ग्राम इथेन ली गई और 4.4 ग्राम CO2 बना और 2.7 ग्राम H2O बना. राइट. Just a minute. I am looking for this question. 1.5 ग्राम इथेन, 1.5 ग्राम इथेन दे दिया. हाँ. 4.4 ग्राम CO2 और 2.7 ग्राम H2O. Show that these results are in accordance with the law of complete combustion. इसका मतलब इसका मास, मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों देयर इज समवेयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इन्होंने O2 का मास नहीं दिया. O2 का मास कितना होना चाहिए? 4.4 और 2.7 को जोड़ो तो 7 4 11 4 5 2 7 7.1 माइनस 1.5. इनको O2 का मास भी देना चाहिए. 11 में से 5 में 6 और 6 में ये 5.6 ग्राम होनी चाहिए. ये इन्होंने O2 का मास दिया नहीं है. क्वेश्चन इनकम्प्लीट. 5.6 ग्राम O2 है. तो ये कह रहे हैं प्रूव दैट कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डेंस में है. तो इनका सम 7.1 आता है और इनका सम भी 7.1 आता है. ध्यान देना, इसमें इन्होंने O2 का मास नहीं दिया है.
ये 5.6 ग्राम है, इसे कर लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर्मूला H2O, वाटर, वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है, तो वाटर किसी भी पॉन्ड, किसी भी रिवर का हो, किसी भी ओशन का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो 1:8 का ही रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है, चाहे वाटर का सोर्स कोई भी हो, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करने का रेशो सेम रहेगा, मतलब 1:8 का ही रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है। यहां वाटर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, अब इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूं। हाँ, पेज नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 1.23, पेज नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 1.23। ये कह रहे हैं कि CuO को रिड्यूस किया H2 से, तो Cu प्लस H2O बना। यहां पे CuO लिया था 1.375 ग्राम, और जो Cu बना, Cu जो मिला वो है 1.098 ग्राम पहले एक्सपेरिमेंट में। तो CuO इतना है और Cu इतना है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 1.375 माइनस 1.098। Let me calculate it. Zero point 277 ग्राम। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल आया, वेट ऑफ Cu हमारे पास में है, तो कॉपर और ऑक्सीजन में रेशो कितने कितने ग्राम का रहा? तो इसका मतलब इट मींस इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर था 1.375 ग्राम, इस टू ऑक्सीजन था 0.277 ग्राम।
राइट। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया करीब करीब 4.96 या 5 मान लो इस टू 1 का। अब कॉपर इस टू ऑक्सीजन में एग्जैक्टली कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। जरा इसको डिवाइड करो। ये निकल रहा है 3.96। खैर इससे मतलब नहीं है, हमें दो एक्सपेरिमेंट में यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4.96:1 का आया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर मेटल को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर से पहले CuNO3 होल ट्वाइस बना और CuNO3 होल ट्वाइस से बना CuO। Cu का मास है 1.178 और CuO का मास है 1.476। Cu का मास इतना है, CuO का मास इतना है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन 1.476 माइनस 1.178। जीरो 0.298 ऑक्सीजन का वेट है। तो अब कॉपर का वेट हमारे पास है, ऑक्सीजन का वेट हमारे पास है। कॉपर का वेट है 1.178 ऑक्सीजन का वेट है 0.298। तो ये आ रहा है बच्चों, पिछली कैलकुलेशन मुझे फिर से करनी पड़ेगी। उसमें 4.96 नहीं 3.96 निकलना चाहिए। इसमें एक काम करो, इसमें परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। ज्यादा बेटर करने के लिए यहां परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। ये होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ
CuO इंटू 100, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आया 0.298 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ CuO, इट इज 1.476, ये आया 20.19%। दूसरे केस में, पहला केस भी ऐसे ही करेंगे, इस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। Cu से CuNO3 होल ट्वाइस बना, उससे CuO बना, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, वो आया 20.19%। तो वेट ऑफ कॉपर 100 माइनस 20.19 इज इक्वल टू 79.81% ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ कॉपर। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकला 20.19, परसेंट ऑफ Cu निकला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, पिछला पार्ट में फिर से करूंगा। कॉपर मेटल था, नाइट्रिक एसिड में डाला, कॉपर नाइट्रेट बना, उसको डिकम्पोज किया, कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर मेटल का वेट इतना है, कॉपर ऑक्साइड का वेट इतना है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया माइनस करके, तो 0.298 आया। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का मेथड क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, 20.19% ऑक्सीजन आई दूसरे केस में। अब पहले केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या थी, ये कैलकुलेट करें, वो हम फिर से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मेथड दूसरा मैंने अडॉप्ट किया क्योंकि आंसर में कंफ्यूजन आ रहा है। पहला केस ये था, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। CuO 1.375 और Cu था 1.098। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आया माइनस करने पर 1.375 माइनस 1.098 इज इक्वल टू 0.277। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का मतलब क्या है, का तरीका क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ CuO इंटू 100। वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.277 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ CuO, इट इज 1.375। तो ये निकल के आता है 20.14%। पहले केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकली 20.19%, दूसरे में निकली 20.14%, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। इससे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉपर ऑक्साइड में सेम ली जाएगी। कॉपर ऑक्साइड किसी भी तरह से बनाया जाए या कहीं का भी कॉपर ऑक्साइड यूज किया जाए, ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम रहेगी। इस क्वेश्चन से यह प्रूव होता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज प्रूव हुई 20.19, पहले एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज हुई 20.14, लगभग इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कॉपर ऑक्साइड के जो सैंपल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मैच कर रही है।
यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन प्रूव होता है। अब दूसरा मिलकर हाँ, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1.19 कह रहे हैं कि आयरन Fe प्लस S से FeS बना। यहां पे Fe का वेट है 0.7, ये 0.4 है, तो FeS बना। अब दूसरे केस में ये पहला एक्सपेरिमेंट है, राइट। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में Fe, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में Fe लिया 2.8 ग्राम, इसको HCl में डिसॉल्व किया गया तो FeCl2 बना। फिर Na2S से रिएक्शन कराई तो FeS बना और 4.4 ग्राम FeS बना, राइट। 4.4 ग्राम। यहां कितने ग्राम बन रहा था? 7 4 11, 1.1 ग्राम। यहां 4.4 ग्राम बना, राइट। दोनों एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट करो। पहले एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ FeS into 100, तो 0.4 into 100 अपॉन वेट ऑफ FeS 1.1, 0.4 into 100 यानी 40। ये आया 36.36%। सल्फर का परसेंटेज 36.36% आया। अब दूसरे केस में, दूसरे केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड केस परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर यहां वेट ऑफ सल्फर नहीं दिया हुआ है। एक काम करो, परसेंटेज ऑफ सल्फर आ गया है, यहां परसेंटेज ऑफ Fe निकालो। वो आ जाएगा 63.63%। क्योंकि दूसरे केस में परसेंटेज ऑफ सल्फर नहीं दिया हुआ है।
यहां Fe की परसेंटेज पहले एक्सपेरिमेंट में Fe की परसेंटेज 63.63% आई, तो दूसरे केस में भी परसेंटेज ऑफ Fe निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ Fe निकालने के लिए चाहो तो पहले ऐसा तरीका ही करते हैं, लेकिन वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। वेट ऑफ Fe अपॉन वेट ऑफ FES into 100. Weight of Fe 2.8 into 100 upon FES 4.4. %63.63%। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी Fe की परसेंटेज, ध्यान दो, पहले वाले एक्सपेरिमेंट का तरीका और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट का तरीका डिफरेंट है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाला है, यहां परसेंटेज ऑफ Fe डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाला, उसको 100 से माइनस कर दिया तो परसेंटेज ऑफ Fe आया। परसेंटेज ऑफ Fe आया 63.63%। दूसरे केस में परसेंटेज ऑफ Fe 63.63% आया। दोनों केस में Fe की परसेंटेज सेम है, यानी फेरस सल्फाइड किसी भी मेथड से बनाया जाए, आयरन की परसेंटेज सेम है, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव होता है। रिपीट कर रहा हूं, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाला। वो कैसे, वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ FeS। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकला 36.36%। अब FeS में सल्फर की परसेंटेज इतनी है तो 100 से माइनस कर दो तो Fe की परसेंटेज आ जाती है। तो Fe की परसेंटेज आई 63.63%। दूसरे केस में हमें सल्फर का वेट दिया ही नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन ही निकालना पड़ेगा। दूसरे केस में परसेंटेज ऑफ आयरन डायरेक्ट निकाला, परसेंटेज ऑफ आयरन वेट ऑफ Fe अपॉन वेट ऑफ FeS इनटू 100, ये भी 63.63% आई। यानी पहले और दूसरे दोनों एक्सपेरिमेंट में Fe की परसेंटेज 63.63% आ रही है। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव होता है।